केंद्र सरकार जब से अग्निपथ योजना लेके आई है उसके बाद नौजवानों में भारी रोष है, लेकिन सरकार इसको अग्निपथ योजना को हीरा कह रहे हैं कि जो योजनाएं हैं ये कहीं न कहीं युवाओं के लिए हीरा साबित होगा। इसी मामले में मेरे साथ डिफेंस एक्सपर्ट पीके सहगल साहब हैं। सहगल साहब, क्या लगता है, आपकी प्रक्रिया क्या है इस योजना को लेके? देखो, ये योजना जो है एक क्रांतिकारी योजना है जिसको बिना डिस्कशन और डायलॉग के देश के ऊपर थोपा गया है। इतनी बड़ी क्रांतिकारी स्कीम को लाने से पहले लोकतंत्र में बड़ा लाजमी है कि इसके ऊपर डायलॉग हो, इसके ऊपर डिस्कशन हो। ना तो इसके ऊपर लोकसभा में डिस्कशन हुई, ना राज्यसभा में, ना ही कोई कमेटीज़ बनी है, ना ही अपने जो स्टेक होल्डर्स हैं, सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स हैं माँ बाप, देश के युवक, उनको कॉन्फिडेंस में लिया। 14 जून को अपने स्कीम को अनाउंस किया, उसके बाद में आए दिन अब नई चीज़ें लेके आ रहे हैं, जिससे साफ तौर पर दर्शाता है कि किसी प्रकार का कोई डायलॉग नहीं हुआ, किसी प्रकार का कोई डिस्कशन नहीं हुआ और ये केवल और केवल सरकार की तरफ से थोपा गया है। मेरे मुताबिक आने वाले समय में देश के लिए और युवकों के लिए, दोनों के लिए बड़ी नुकसानदेही और भारी होगी। सर, युवा लगातार देश के कई राज्यों में प्रदर्शन कर रहे हैं, उग्र प्रदर्शन भी कर रहे हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? ये साफ तौर पर दर्शाता है कि युवक जो है उनको नज़र आ रहा है कि उनका भविष्य जो है सुरक्षित नहीं है। वो 17.5 साल की उम्र में जो आता है, 21.5 साल में 75% को विलंबित कर दिया जाएगा। यानी दूसरे लफ्ज़ों में 21 साल की उम्र में वो 21.5 साल में वो रिटायर हो जाएगा और जब वो रिटायर होता है तो वो फ़ौज का रिजेक्ट गिना जाएगा। सरकार बड़े आश्वासन दे रही है, इसी माफ़ी के आश्वासन वो पिछले 75 साल से सैनिकों को देती आई है। आज जो सैनिक है 80 से 85% जो है वो 35-36 साल की उम्र में रिटायर हो जाता है। उसमें हर प्रकार का तजुर्बा है। उसने गलवान में कार्रवाई की है, डोकलाम में कार्रवाई की है, सियाचिन में कार्रवाई की है। दुनिया का बहुत बड़े हाईटेक और हाईली सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट को ऑपरेट किया है, मैन किया है, ऐसे वातावरण में जैसे शायद दुनिया में कहीं नहीं है। उसके बावजूद उसके पास अनेकों प्रकार के स्किल्स हैं, उसके बावजूद उसको सिवाय सिक्योरिटी गार्ड की और कोई नौकरी नहीं मिलती। सरकार ने आश्वासन दिया कि उसको सेंट्रल आर्म फोर्सेस में लिया जाएगा, उसको आश्वासन दे रही है सरकार, लेकिन केवल और केवल ये गलत आश्वासन थे। अगर आप देखो तो हर साल 50 से 55 हज़ार, जैसे मैंने बोला, रिटायर होते हैं। उस समय उनकी जिम्मेदारियां बहुत बढ़ जाती हैं, बच्चे कॉलेजेस में चले जाते हैं, लड़कियां शादी के लायक हो जाती हैं, उस समय उसके नौकरी चली जाती है और उनकी बड़ी ज़बरदस्त एक्सप्लॉयटेशन होती है। 12 घंटे उनसे काम किया जाता है और 12 से 15 हज़ार रुपये की तनख्वाह मिलती है एज अ सिक्योरिटी गार्ड। इसके अलावा उनको 80 to 85% जो लोग हैं उनको कुछ नहीं मिल रहा। सर, देश के युवा इतनी मेहनत करने के बाद उम्मीद होती है कि 17 साल देश के फ़ौज में हम अपना योगदान देंगे, लेकिन अब सिर्फ 4 साल कर दिया और ट्रेनिंग का भी पीरियड वो 6 महीने रखे हैं। 6 महीने में कैसा ट्रेनिंग हो पाएगा सर? देखो, मैं फ़ौज में 41 साल से ज़्यादा रहा, 4 साल ट्रेनिंग और 37.5 साल मेरी सर्विस है। मैं दावे से कह सकता हूँ कि अच्छा सैनिक बनने के लिए कम से कम 6 से 7 साल लगते हैं। जो हिंदुस्तान की सेनाएँ हैं, इसमें जो आपसी भाईचारा है वो अद्भुत है। अफसर अपने जवानों के लिए और जवान अपने अफसर के लिए मर पिटने के लिए तैयार होते हैं। ये एक ऐसा करियर है जहाँ पे 24/7 365 दिन आपको अपनी ज़िंदगी जो है हथेली पर रख के कार्रवाई करनी होती है। ऐसे में आप केवल 4 साल के लिए उसको कह रहे हो कि देश की एकता, देश की अखंडता, देश की आबरू को कायम रखने के लिए वो अपनी जान को कुर्बान करे, लेकिन उसके बाद में 4 साल में आप कह रहे हैं आपको निकाल दिया जाएगा, आपको विलंबित कर दिया जाएगा। गवर्नमेंट ने बड़े सोच समझ के ये 4 साल किया, क्योंकि 5 साल हो तो ग्रेचुटी देनी पड़ती है, वो ग्रेचुटी भी देनी पड़ती। शॉर्ट सर्विस वालों को 14 साल में रिटायर कर दिया जाता है, क्योंकि अगर 15 से 16 साल हो जाए तो आपको पेंशन देनी पड़ती है। सो एक किस्म से चालाकी है। और अगर आप देखो 14 जून के में गवर्नमेंट बार बार कह रही है हमारा मकसद ये नहीं था, हमारा मकसद ये था, हमारा मकसद है कि नौजवानों को मौका दिया जाए देश की सेवा के लिए। असली मकसद था कि सैलरी और पेंशन बिल को कम किया जाए। उसको कम करने के लिए अनेकों तरीके थे। अगर लोगों से डिस्कस किया जाता, बातचीत की जाती, छोटे तौर पे पहले लगाया जाता, इससे पहले कि पूरी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में लगाए। मैं खुद एक पायलट रह चुका हूँ। पायलट जो है वही लड़ाई करते हैं, उनकी ज़िंदगी डिपेंडेंट है वो एयर क्रू के ऊपर जो उस हवाई जहाज़ को मेंटेन करते हैं और हर दिन उसको तैयार करते हैं ताकि पायलट उसको लड़ाई में ले जा सके, उसको आर्म करते हैं, उसको वेपनाइज करते हैं। मैं एयर चीफ से पूछना चाहूँगा, क्या उनके द्वारा तैयार किया हुआ राफेल या अपाची हेलीकॉप्टर या चिनूक या SU-30 कोई भी पायलट एक्सेप्ट करेगा?
आज आप 4 साल से 5 साल के जिसकी सर्विस है उसको हवाई जहाज़ को टच नहीं करने देते। आपका जो कमांडिंग ऑफिसर्स हैं, जो मैं एयर डिफेंस का हूँ, एक एयर डिफेंस का एक तंगुष्का गन 30 करोड़ से आती है, एक रिपोर्टर रेडार 36 करोड़ की आती है। हम 3-4 साल वाली सर्विस को उसको टच भी नहीं करने देते। एक अच्छा OFC जो रेडार ऑपरेटर बनने के लिए 5 से 7 साल लग जाते हैं, उससे भी ज़्यादा लग जाते हैं। ऐसे में 6 महीने की ट्रेनिंग दी जा रही है। 4 साल में से लगभग 10 महीने की उसकी छुट्टी होगी, 2 महीने हर साल और 20 दिन कैजुअली हर साल। सो तकरीबन बाकी बकाया सर्विस रहेगी तकरीबन 2.5 साल। वो 2.5 साल में क्या करेगा? और आपके देश का अलग अलग वातावरण है। राजस्थान और गुजरात में समर्स का टेम्परेचर टैंक्स के अंदर इनसाइड टेम्परेचर 55 डिग्री हो जाता है। आप चपाती में आ सकते हो उसके ऊपर, इतनी गर्मी होती है। और उसको वहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया जाए सियाचिन में, वहाँ पे दिन में -45 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है शाम रात के समय, और विंड चिल इफेक्ट हो जाता है -100 डिग्री। मैंने खुद -63 डिग्री सेंटीग्रेड में दराज के इलाके में और दौलतबेग के इलाके में बड़ी कैजुअलिटी इवैक्यूएशन की है। उसमें तो ज़िंदा रहना जो है हर दिन एक किस्म से लड़ाई है। 90% जो लोग हैं वातावरण के डिफ़िकल्टी से, टेरेन डिफ़िकल्टी से मारे जाते हैं। चाइना, गलवान में चाइना हमसे पिछड़ गया, इसके बावजूद कि उसने नेथ्यो सैनिकों के ऊपर हमला करके धोखे से हमारे 20 लोग मार दिए, लेकिन जवाबी कार्रवाई में हमने तकरीबन 45 से 50 उसके सैनिक मार दिए। अभी चाइना जो है इंटेलेक्चुअली, फिजिकली, मॉरली, मेंटली हमसे घबराता है। और पुराने जो CDS हैं उन्हें कहा इसका मुख्य मकसद ये इसलिए था क्योंकि उनकी जो वो चाइनीज़ आर्मी में आता है वो केवल 4 साल के लिए आता है, इसलिए 4 साल में वो तैयार ही नहीं होता उस वातावरण के लिए और उस फौज के सामने खड़ा होने के लिए जिसका सोल्जर बड़ा मजबूत है, जिसका ऐसे मोरल मोटिवेशन जो है अद्भुत है। आपको लगता है कि इस 4 साल के योजना के बाद हमारे देश के सेना को कमज़ोर करने की कोशिश हो रही है? उस मजबूती से आप खड़े नहीं हो पाएंगे? देखो, सरकार का ये मकसद नहीं है, कोई भी सरकार नहीं चाहेगी अपने देश की सेनाओं को कमज़ोर करे, लेकिन ये जो स्कीम लाई है इसमें 100% जो है, जैसे कि मैंने कहा, इट्स अ रेसिपी फॉर डिज़ास्टर। आने वाले समय में मैंने कहा देश की सेनाओं के लिए और देश के युवकों के लिए, दोनों के लिए बहुत भारी पड़ेगा। दोनों के लिए ये जो स्कीम है बहुत ही बदतर है, इससे बदतर स्कीम हो नहीं सकती। लेकिन सहगल साहब, देश के तीनों सेनाध्यक्ष आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और इस योजना की लाभ का बताते हैं कि इस योजना से नौजवानों के अंदर जो है वो आएँ और इस योजना का लाभ लें। मतलब वो सही ठहरा रहे हैं कि 4 साल है, आप आओ, देश की सेवा करो। देखो, देश को आज़ाद हुए आज तकरीबन 75 साल होने जा रहे हैं। आपने आज से पहले कभी भी कोई भी स्कीम देखी है जिसको लॉन्च करने के लिए, जिसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए बार बार जो है सर्विस चीफ्स आ रहे हैं या लेफ्टिनेंट जनरल इक्विवेलेंट रैंक के ऑफिसर्स आ रहे हैं? साफ तौर पे उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है दर्शाती है कि वास्तव में वो इसमें बिलीव नहीं करते, लेकिन गवर्नमेंट को सपोर्ट किया जा रहा है। एक किस्म से ये तो बहुत बड़े पैमाने पर पोलिटिसाइजेशन ऑफ आर्मी है। हमारी जो फ़ौज है सबसे बेहतरीन फ़ौज है दुनिया में, कम्प्लीटली अपोलिटिकल है। अपोलिटिकल फ़ौज को आप पोलिटिसाइज करने की कोशिश कर रहे हो। दूसरा, आप उस सेना के साथ खिलवाड़ कर रहे हो जो वास्तव में आज दुनिया की सबसे बेहतरीन फ़ौज है। पिछले 75 साल में हमने 5 लड़ाइयाँ लड़ी। सन 62 की लड़ाई हिंदुस्तान की फ़ौज हारी, गवर्नमेंट दैट इज़ पॉलिटिशियन और ब्यूरोक्रेसी की स्टूपिडिटी की कमज़ोरी की वजह से। बाकी तमाम लड़ाइयाँ आपने जीती और इतनी शानदार तरीके से जीती कि दुनिया उसको देख के दंग है। दुनिया आपकी एयरफोर्स का, आपकी नेवी का, आपकी आर्मी का लोहा मानती है। आज चाइना वास्तव में क्वान्टिटेटिवली हमसे बहुत आगे है। उसका डिफेंस बजट हमसे 4 से 5 गुना ज़्यादा है हर साल, पिछले 30 से 40 साल। वो कोशिश कर रहा है अमेरिका से टक्कर लेने के लिए, जो दुनिया की सबसे महाशक्ति है। लेकिन हिंदुस्तान केवल एक ही देश है दुनिया का जो वास्तव में चाइना को ठिकाने लगा सकता है, और सारी दुनिया जो है वो एक्सेप्ट कर रही है कि अगर कोई भी देश चाइना को चेकमेट कर सकता है तो हिंदुस्तान है। इसी को निगाह में रखते हुए क्वाड के देश हैं और जितने भी यूरोपियन देश हैं वो सारे के सारे हिंदुस्तान के साथ जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि हिंदुस्तान की फ़ौज एक ऐसी फ़ौज है जो बेमिसाल है। लेकिन सर, लगातार इस पे बयानबाजी भी हो रही है। बीजेपी के मंत्री हैं, वो कहते हैं कि हमारे बीजेपी दफ्तर में गार्ड की नौकरी कर लेंगे। फिर जनरल वीके सिंह भी कहते हैं कि हम किसी को बुलाने नहीं जा रहे, जिसको आना है वो सेना में भर्ती हो। ऐसे बयानों से लगता है कि सेना में जो भर्ती होने नौजवान आ रहे हैं उनका मनोबल गिरेगा। मनोबल तो गिर चुका है। द वेरी फैक्ट जो इतने बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हो रहे हैं, ये साफ तौर पर दर्शाता है कि उनको लगता है कि ये किस्म से फसाद है, एक किस्म से धोखेबाजी है। लेकिन देश में इतनी ज़्यादा बेरोज़गारी है कि वास्तव में पेट की आग को बुझाने के लिए युवा आएंगे।
एयरफोर्स ने कहा है कि 56,000 से ज़्यादा एप्लीकेशन आई हैं 3,000 के लिए। मेरे को तो अचंभा हुआ है, इस देश में इतनी पॉपुलेशन है कि आप 500 डिवीज़न हर महीने रेज कर सकते हो। एक डिवीज़न की नौकरी होती है तकरीबन 18 से 20,000 और आप 500 डिवीज़न रेज कर सकते हो हर महीना। वो आपकी डेमोग्राफिक ताकत है। दुनिया कहती है अलग अलग देशों का में इस माफी की कार्रवाई होती है। इसराइल को छोड़ के बाकी जितने देशों का नाम लिया है उनमें से एक भी देश ऐसा नहीं है जिसने सन 45 के बाद एक भी लड़ाई जीती हो। अमेरिका के पास हर प्रकार का हाईटेक इक्विपमेंट है, रशिया के पास हर प्रकार का अगर लेकिन देखो क्या हुआ 45 के युद्ध के बाद में अमेरिका जो है पहले वियतनाम से हारा, उसके बाद में इराक से वर्चुअली हारा, अफगानिस्तान से किस माफिक भागा है दुनिया देख रही है। सोवियत यूनियन अफगानिस्तान में आया था, टूट गया। अभी तकरीबन 4 महीने हो गए हैं यूक्रेन में उस माफी की जीत नहीं हासिल कर रहा जिस माफी की उसकी अपेक्षा की थी। लाखों की तादाद में, हज़ारों की तादाद में वो मिसाइलें फायर कर रहा है, रॉकेट्स फायर कर रहा है, हर प्रकार का तोपखाना इस्तेमाल कर रहा है, हर प्रकार की क्रूज़ मिसाइल, दूसरी मिसाइल इस्तेमाल कर रहा है, हवा के माध्यम से, समुद्र माध्यम से, लेकिन जीत नहीं हासिल कर पा रहा। ये साफ तौर पे दर्शाता है कि वास्तव में इन द 21st सेंचुरी इट कंटिन्यूज टू बी मैन बिहाइंड द मशीन। वो जो आदमी है अगर उसमें हौसला नहीं है, उसमें वो भरोसा नहीं है, वो आपसी विश्वास नहीं है, तो वो कभी भी दुश्मन को हरा नहीं पाएगा। सेकल जी का आखिरी सवाल करूंगा। देश का युवा ठगा महसूस कर रहा है इस स्कीम के बाद। क्या आपको लगता है कि जब सेना में जाएंगे तो उसी देशभक्ति के साथ, उसी जज्बे के साथ सेना देश के लिए काम कर पाएंगे? देखो, बार बार अगर हमारे लेफ्टिनेंट जनरल्स कह रहे हैं कि भाई हम आपको मौका दे रहे हैं, आप देशभक्ति करो, मुझे नहीं लगता उनके दिल में देशभक्ति किसी प्रकार की होगी। वो वास्तव में आ रहे हैं पेट की आग को बुझाने के लिए, अपने माँ बाप को, बूढ़े माँ बाप को की मदद करने के लिए, अपने बाकी परिवार की मदद करने के लिए। गवर्नमेंट झांसा दे रही है कि आप 4 साल के जाओगे तो आपको 11.7 मिलेगा, जिसमें 50% उसका अपना ही है। उसकी रेजिडुअल वैल्यू जो है उस समय 4 लाख के बराबर भी नहीं होगी, क्योंकि इन्फ्लेशन भी काफ़ी है। और वो हर साल जो है उसमें से पैसा जो है अपने परिवार को देगा, परिवार के लिए। तो वास्तव में उसका कुछ नहीं होगा जब जाएगा, सिवाय वो जो 5 लाख रुपये ज़बरदस्ती आपने जमा किया है उसका। और ऐसे में उनको कहना कि भाई देखो कोई ना कुछ मिल जाएगा। कह रहे हैं 10% आश्वासन दे रहे हैं CFPF में ज़्यादा से ज़्यादा भर्ती जो है 30,000 सैनिकों की हर साल होती है। तो 30,000 का 10% मतलब 3,000, आपके 46,000 आप सैनिकों को एक साल में, पहले साल में भर्ती कर रहे हो, और कह रहे हो अगले 3-4 साल में 1.25 लाख करोगे। तो यानी दूसरे लफ्ज़ों में पहले ही साल में लगभग 35,000 होंगे जिनको आप बर्खास्त कर दोगे। उनमें से केवल 3,000 को नौकरी मिलेगी, बाकी 32,000 का क्या होगा? और आने वाले समय में ये 32,000 के बजाय 1 लाख हो जाएंगे। उनका क्या होगा? कहाँ नौकरियाँ दोगे? और आज तो आपके पास नौकरियाँ हैं नहीं। तो नौकरी में पहले ही जो इनके कुलीग्स हैं, जो इनके बैचमेट्स हैं, उन्होंने कई प्रकार के स्किल हासिल कर लिए होंगे जो वास्तव में इंडस्ट्री को चाहिए। इनको आप कागजी कार्रवाई, कागज़ के टुकड़े दोगे जिनको कॉर्पोरेट एक्सेप्ट नहीं करता। आनंद महिंद्रा ने कहा कि मैं बड़े पैमाने पर अग्निवीरों को लूँगा। हमारे पुराने जो नेवल चीफ थे, एडमिरल अरुण प्रकाश, जो मेरे कोर्समेट हैं, उन्होंने आनंद महिंद्रा से पूछा कि आज तक अपने कितने ऑफिसर्स को और कितने जवानों को दिया, स्टैटिक्स सबको दिखाओ। चुप हो गए। मैं खुद जानता हूँ, मैं खुद फौज में रहा हूँ, कितने लोगों को, कितने हमारे सैनिकों को, 80 से 85% जो रिटायर होते हैं वो सैनिक हैं, कितनों को लिया है। देश के नौजवानों को जो अग्निवीर बनना चाहते हैं, जो देश की सेवा करना चाहते हैं, उनको कोई मैसेज, सरकार को इस स्कीम को कुछ मॉडिफाई करना चाहिए, कुछ मैसेज सरकार के लिए और नौजवानों के लिए? सरकार के लिए तो एक ही है, लोकतंत्र को एक किस्म से एक्सेप्ट करो। प्रधानमंत्री ने जर्मनी में कहा कि हमारी देश की डेमोक्रेसी है दुनिया की सबसे बेहतरीन डेमोक्रेसी है। मेरे मुताबिक डेमोक्रेसी जो है सूडो डेमोक्रेसी है। अगर आप दूसरे से के साथ बातचीत ही नहीं करना चाहते, विपक्ष के साथ बातचीत ही नहीं करना चाहते, और देश के बाकी स्टेक होल्डर के साथ बातचीत ही नहीं करना चाहते, आप थोप रहे हो, तो व्हाट सॉर्ट ऑफ डेमोक्रेसी इज इट? तो मैं सरकार को कहूँगा अभी भी इसको, योजना को 6 महीने के लिए स्थगित कर दो। 6 महीने पर स्कूलों में जाओ, कॉलेज में जाओ, यूनिवर्सिटी में जाओ, लोगों को, माँ बाप को, बच्चों को कॉन्फिडेंस में लो, अपोजिशन को कॉन्फिडेंस में लो। बिल्कुल उसी माफिक जिस माफिक आपने कॉर्पोरेटाइजेशन किया ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड में, ताकि वहाँ किसी माफिक का टूट फूट ना हो, देश का नुकसान ना हो। आपने 3 साल बातचीत की उनके साथ, और 3 साल के बाद में जब आप उसको लागू किया कोई अपोजिशन नहीं हुआ।
इसी माफिक इतनी बड़ी स्कीम लाने से पहले कम से कम 2.5-3 साल बातचीत होनी चाहिए थी। आप हर दिन कुछ ना कुछ नया बोल रहे हो, कुछ ना कुछ नया बोल रहे हो, जो साफ तौर पे दर्शाता है आपने इसके बारे में कोई सोच विचार किया ही नहीं। ये अगर सोच विचार किया तो कुछ लोगों को लेके कॉन्फिडेंस में लेके किया है, उतने बड़े पैमाने पर नहीं किया जिस माफी करना चाहिए था। और वास्तव में ये स्कीम जो है युवकों के लिए, मैं बार बार कह रहा हूँ, युवकों के लिए और देश के लिए बहुत ही नुकसानदेह और भारी पड़ेगी। ये हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट पीके सहगल साहब थे, जो देश के सरकार को कह रहे हैं कि अभी इस योजना को, अग्निपथ योजना को कहीं ना कहीं आपको सोच विचार करना चाहिए और 6 महीने के लिए स्थगित करना चाहिए और नौजवानों से, उनके पेरेंट्स से, लोगों से बात करना चाहिए, कम्युनिकेट करना चाहिए और उनको अपने पक्ष में लेना चाहिए कि किस तरह से ये अग्निवीर योजना जो है नौजवानों के लिए सही है। आप देखते रहिए नेटड्रिक न्यूज़। मैं हूँ आपके साथ असरार अहमद। आप देख रहे हैं नेटड्रिक न्यूज़, साहस सच कहने का।